हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 6 ऑप्टिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इसमें जो पार्ट फर्स्ट है वो है रे ऑप्टिक्स। तो 6A यूनिट कह दिया मैंने इसको और रे ऑप्टिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है यह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब देखिए ये है कि दो केस हो सकते हैं। यह है केस फर्स्ट और यह है केस सेकंड। आप देखिए कि ये एक ऐसी सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है और ये इस पर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है इस सरफेस पर। सपोज़ कि दिस इज़ मीडियम 1, दिस इज़ मीडियम 1 एंड दिस इज़ मीडियम 2, या यहाँ पर मानिए कि दिस इज़ मीडियम 2 एंड दिस इज़ मीडियम 1। तो अगर हम लोग ये करें कि एक लाइट रे ऑब्लिकली तिरछी अगर आप लोग यहाँ पर डालते हैं, ये एक लाइट रे आप डालते हो यहाँ पर, ओके, तो ये अपने पास से डेविएट हो जाया करती है। अगर मैं कोई भी लाइट रे ऑब्लिकली इस पॉइंट पर, यानी कि जो सरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, अगर उस सरफेस पर नॉर्मली न डालकर ऑब्लिकली तिरछी डाल रहा हूँ तो वो अपने पास से डेविएट हो जाया करती है। जो लाइट रे है इसका अपने पास से डेविएट हो जाना, यही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए वैसे तो इसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये ऐसे ना जाकर अपने पास से डेविएट हो जाया करती है। एक बार तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से मुड़ जाती है, अपने पास से डेविएट हो जाया करती है। और एक केस में सोचना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके अवे फ्रॉम नॉर्मल ये चली जाया करती है। जो सरफेस है, ये सरफेस सपोज है एस एस डैश, ये सरफेस है एस एस डैश। जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है ये है एन एन डैश, जो नॉर्मल है ये है एन एन डैश। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है ओ, जहाँ पर लाइट आके टकराई है सरफेस से, ये पॉइंट है ओ। आप देखिए कि जो रे इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। और दूसरे मीडियम में या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल जो लाइट हम लोगों को मिल रही है ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। अभी लिखेंगे इसके बारे में। आप ही समझिए कि जो एंगल बनेगा, जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल से, ये एंगल होता है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से बनाएगी इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया कि जो एस एस डैश है ये है सरफेस separating two different medium n dash normal to the surface जो आई आर लिखा है मैंने ये है इंसिडेंट रे, जो मैंने लिखा है आर आर ये है रिफ्रैक्टेड रे। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, that is angle I,
ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल आर है रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सब बातें आप देख रहे हैं। तो डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ while going from one medium to the other medium is called refraction of light। ओके, कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, ऑब्लिकली आप उसको इंसिडेंट करें और अपने ओरिजिनल पाथ से अगर वो डेविएट हो जाया करती है, तो ये जो फिनोमेना है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसमें ये बात ध्यान देने की है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई लाइट रे आती है और ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होके पहुंच जाया करती है, तो उस वक्त जो मीडियम 1 है इसको हम रेयरर कहते हैं और जो मीडियम 2 है इसे हम डेंसर कहते हैं। एक कंपैरेटिव होता है कोई भी मीडियम रेयर या डेंसर। मीडियम 1 जो होगा ये रेयरर होगा और जो मीडियम 2 है ये डेंसर होगा। लेकिन अगर कोई लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाया करती है, तो जिस मीडियम से आती है ये होगा डेंसर मीडियम और ये होगा रेयरर मीडियम। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं दोनों ही केस में जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें आप देखिए कि ये जो मीडियम है ये रेयरर मीडियम है, ये है रेयरर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। आप देखिए यहाँ पर जब लाइट रे आ रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मीडियम 2 यहाँ से आ रही है, तो ये कैसा मीडियम हुआ? डेंसर मीडियम, ये वो डेंसर मीडियम। और जिस मीडियम में ये एंटर कर रही है ये होगा रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस केस में मैंने यहाँ पर जो लिया हुआ है ये मीडियम 1 जो मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर लिया मीडियम 1 और यहाँ पर लिया मीडियम 1, ये कैसा मीडियम? रेयरर मीडियम। और जो मीडियम 2 लिया गया है यह है मीडियम 2 या यह है मीडियम 2, यह है डेंसर मीडियम। मैंने आपसे कहा कि ये कंपैरिजन करते हैं तब पता लगता है। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर मीडियम जो है वो एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर है, लेकिन वाटर मीडियम अगर हम ग्लास के रिस्पेक्ट में देखें तो रेयरर है। ओके, तो इस तरह से ये देखा जाता है। फिर आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए जो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के वो कौन कौन से हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, 2 लॉ हैं। आप देखिए लॉ फर्स्ट एंड लॉ सेकंड। लॉ 1 ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो आप लिखेंगे इस बात को कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एन डैश ये सेम प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। दूसरी बात लॉ सेकंड देखिए, जो सेकंड लॉ है इसको आप स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ ये है कि अगर आप देखिए मीडियम 1 से मीडियम 2 में हम जा रहे हैं, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब आप जाएंगे तो जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका जो रेशो होगा ये कांस्टेंट होगा। और जैसे हम लोग सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट 1n2 या 1mu2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे?
कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इन केस फर्स्ट, तो क्या बताऊंगा मैं आपसे लिखूंगा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट विच इज़ कॉल्ड या तो 1 n2 या 1 μ2। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये दो लॉज हुआ करते हैं। जब आप लोग ये स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा कि ये जो लॉ है ये केवल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए है लाइट की। तो आप लिखेंगे फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा, फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा। तो ये लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है, ये एक स्पेशल केस है, ये है एक इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस ये है कि आप देखिए कि ये एक सरफेस है एस डैश, जो दो मीडियम 1 और मीडियम 2 इसको सेपरेट कर रही है, और ये इस पर नॉर्मल है, ये है नॉर्मल एन डैश। तो आप जानते हैं कि अगर आप लाइट रे डालेंगे ऐसे, अगर आपने लाइट रे डाली ऐसे, तो या तो अपने पास से ये ऐसे जाएगी या ऐसे हो जाएगी। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन अगर आप लाइट रे को नॉर्मल की डायरेक्शन में डालते हैं, अगर लाइट रे अलोंग नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल इंसिडेंस होता है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कितना है, एंगल आई कितना है? एंगल आई क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो क्योंकि नॉर्मल के अलोंग ही है इंसिडेंट रे, तो एंगल आई कितना हुआ? 0। और यहाँ पर आप देखोगे कि एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तो आप देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी अलोंग नॉर्मल है, इसलिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये भी 0 होगा। इसलिए ये एक इसका स्पेशल केस है। और आप ये सोचेंगे कि कुछ बच्चे क्या कहते हैं, अगर हम लोग म्यू निकालेंगे तो आप कहते हैं कि साइन ए अपॉन साइन आर से देखा तो साइन ये भी 0 ये भी 0, तो साइन 0 अपॉन साइन 0 0 अपॉन 0 0, तो 0 अपॉन 0 0 नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए ये इसका एक अलग केस है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन यही थी कि जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अपने पास से डेविएट हो जाया करती है, अपने पास से डेविएट हो जाया करती है, अपने ओरिजिनल पास से जब डेविएट होती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पर अपने पास से डेविएट नहीं हो रही है। जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो जो इंसिडेंट रे होती है, जो लाइट रे होती है, वो अपने पास से डेविएट नहीं हुआ करती है, और इसलिए ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं है बल्कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है। इसे आप कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ये है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। ये हुआ, ये है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ठीक है भाई। फिर आता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब ये हुआ कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आ रही है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रही है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे जा रही है। तो इसका रीज़न क्या है? तो आप लोग इस रीज़न को पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। जब आप लोग नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचेंगे वेव ऑप्टिक्स में, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा हाइगेंस प्रिंसिपल। और हाइगेंस प्रिंसिपल में इस बात को आप बता देंगे, इस बात को हम प्रूव कर देंगे कि जब लाइट इस मीडियम में है
तो इसकी स्पीड कुछ और है। जब लाइट इस मीडियम में एंटर करती है तो इसकी स्पीड कुछ और हो जाया करती है। इसका मतलब कि डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अलग अलग होती है। तो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, ये इसका कॉज है। ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, ये इसका कॉज है। इसको प्रूव करेंगे, ऐसे बताना सफिशिएंट नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और आप लोग देखते हैं ये नॉर्मल है, ये है एस एस डैश और ये है एन एन डैश, ये नॉर्मल है। जब कोई लाइट रे यहाँ से चलेगी और इस तरह से अपने पास से डेविएट हो जाएगी, अगर इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट यह है v1, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट यह है v2, तो हम लोग ये प्रूव कर देंगे, एडवांस में बता रहे हैं आपको, कि जो 1 and 2 होगा ये होगा v1 अपॉन v2। स्नेल्स लॉ से हम प्रूव करके बताएंगे। ये स्नेल्स लॉ लिखा हुआ है कि sin a अपॉन sin r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज़ कॉल्ड 1 and 2 या 1 mu2, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो आप यहाँ पर ये बात याद कर लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको हम 1 and 2 से या 1 mu2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होगा v1 अपॉन v2। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। और आप देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चाहे आप यहाँ से देखें कि म्यू की वैल्यू या एन की वैल्यू है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई की भी कोई यूनिट नहीं होती है, साइन आर की भी कोई यूनिट नहीं होती है। या आप यहाँ से देखिए कि 1 and 2 या 1 mu2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है v1 अपॉन v2, तो आप देख रहे हैं v1 भी मीटर पर सेकंड में और v2 मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया। इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक बातें हैं, लेकिन आपकी बहुत हेल्प करेंगी, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to vacuum, with respect to free space, that is called absolute refractive index of that particular medium। आप लिखेंगे कि इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to vacuum or free space is called absolute refractive index। ये मतलब हुआ। अगर एक फिगर से आप समझना चाहते हो समझिए, ये सरफेस है एस एस डैश, ये है वैक्यूम और ये है मीडियम। तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है कितनी होती है c, और मीडियम में कितनी मान लेते हैं, ये है v। ओके, ये हो गया। तो जब लाइट रे यहाँ से चलेगी इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r। ओके, तो उसका जो फॉर्मूला होगा अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वो होगा n, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम
विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो इसका मतलब इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n इजिकल टू होता है वैसे तो v1 अपॉन v2, लेकिन यहाँ पर कितनी स्पीड है c और यहाँ कितनी है v, तो c अपॉन v ये होगा किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद देखिए लाइट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर आप बैठे हैं और आपके फ्रेंड्स बैठे हैं, कोचिंग में सपोज़ मिरर लगा हुआ है। अब आप देखते हैं अपने फ्रेंड को इस मिरर में, तो वो फ्रेंड नज़र आता है आपका, तो फ्रेंड दिखेगा तो आप नज़र आएंगे। तो अगर आप अपनी जगह बदल देते हैं अपने फ्रेंड से, तो आप देखेंगे तब भी यही होगा, आप देखेंगे आपका फ्रेंड नज़र आएगा, फ्रेंड देखेगा आप नज़र आएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो फाइनल रे है अगर आप उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, तो जिस डायरेक्शन से जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी उसी एंगल से उसी डायरेक्शन में वो बाहर निकलेगी। ये मतलब होता है कि उस केस में जो इंसिडेंट रे थी वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी, ये इसका मतलब हुआ। देखिए मैं आपको एक फ़िगर बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये फिगर है, हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ये मानिए कि आपके पास ये ग्लास स्लैब रखी हुई है, यहाँ पर वाटर है, यह है ग्लास, यह है वाटर और यह है एयर, ये है। अब यहाँ पर सपोज़ एक मिरर लगा हुआ है, एक प्लेन मिरर ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये इस पर नॉर्मल है। रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। अब ऐसा हुआ कि एक लाइट रे ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, एक लाइट रे आती है इस डायरेक्शन से, तो जो एंगल बनाती हुई आ रही है उतना ही एंगल बनाती हुई, जितना एंगल ये था उतनी एंगल बनाती हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ आपने लगाया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने अप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो लाइट रे होगी वो जाएगी एयर से ग्लास में। तो यहाँ पर कौन सा नॉर्मल है, ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा। और आप जानते हैं कि ग्लास जो है वो एयर के मुकाबले एक डेंसर मीडियम है, इसलिए जब ये लाइट रे इस तरह से आएगी, एरो ज़रूर लगाइएगा, तो आप देखेंगे कि टुवर्ड्स द नॉर्मल ये चली जाएगी। और उसके बाद इस सरफेस पर ये नॉर्मल है। तो जब ग्लास से वाटर में जाएगी तो आप जानते हैं वाटर ग्लास के मुकाबले एक रेयर मीडियम है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ये होगा। यहाँ पर इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आर। इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल और ये एंगल जो होंगे वो तो इक्वल हो जाएंगे ना, ये। और ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ आई डैश मान लिया मैंने, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब वाटर में जो ये लाइट रे आ रही है, अगर मैं यहाँ पर इसके सामने एक प्लेन मिरर रख दूँ यहाँ पर इस तरह से कि जो लाइट रे आए वो उस पर उसका नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए। अगर इस लाइट रे का इस मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंस हो जाता है तो आप सोचिए क्या होगा।
फिर से जो लाइट रे आएगी उसका फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जो लाइट रे आ रही थी वो उसी डायरेक्शन में वापस चलना शुरू कर देगी। अब ये इंसिडेंट रे हो जाएगी। जो लाइट रे आ रही थी, अब देखिए ब्लैक कलर से मैं ये डबल एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये लाइट रे जाएगी इस डायरेक्शन में। जब ये पहुँचेगी वाटर ग्लास इंटरफेस पर तो जा रही है वाटर से ग्लास में, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश है तो ये टूवर्ड द नॉर्मल चली जाएगी, और आप देखिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये आर आई डैश के मुकाबले कम हो जाएगा। फिर जब ये जाकर टकराएगी इस तरह से, डबल एरो से, ब्लैक कलर के डबल एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये चलेगी इस तरह से और ये ग्लास एयर इंटरफेस पर पहुँचेगी। जब ये ग्लास एयर इंटरफेस पर पहुँचेगी तो फिर ये ग्लास से जा रही है एयर में, तो ग्लास के मुकाबले जो एयर है वो एक रेयर मीडियम है, इसलिए ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और उसके बाद जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए प्लेन मिरर पर जाकर टकराएगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते ही वापस निकल जाएगी। तो ऐसे लाइट रे आई थी, मैंने दोनों फिनोमेना दिखा दिए, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, लेकिन जो लाइट रे अगर उसी डायरेक्शन वापस कर दी जाती है तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए बिल्कुल उसी जगह मिल जाएगी जहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसी डायरेक्शन में। तो इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है लाइट में वो हमेशा होता है। अब देखिए जो बातें वो बताई गई हैं उसके बेस पर हम लोग एक रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन ANG एंड GNA, या रिलेशन बिटवीन 1N2 एंड 2N1। समझिए इस बात को, क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन 1N2 एंड 2N1 और रिलेशन बिटवीन ANG एंड GNA, ये रिलेशन आपको फॉर्म करना है, बहुत ही आसान है और ये काम में आने वाला रिलेशन है। आप देखिए ऐसा हुआ कि आपके पास ये सरफेस S डैश है जो सेपरेट कर रही है एयर को और ग्लास को, ये कर रही है। सपोज एयर इज़ मीडियम नंबर 1 एंड ग्लास इज़ मीडियम नंबर 2 सपोज। और ये जो है ये मैंने क्या शो किया है, नॉर्मल इस सरफेस पर NN डैश, ये मैंने शो किया है। अब एक लाइट रे जो एयर से चलेगी और ग्लास में पहुंचेगी ऑब्लिकली, तो आप देखिए कि जब ये चलेगी इस तरह से, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा। जब ये लाइट रे इस तरह से आएगी तो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, और क्योंकि जा रही है डेंसर मीडियम में इसलिए टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ये होगी रिफ्रैक्टेड रे और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो I है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो ये R है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये होता है कि आप लोग ये काम करते हैं, इस फिगर को मैं फिर से मुझे बनाना पड़ रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। ये S डैश, ये इस पर नॉर्मल, NN डैश, ये एयर जो कि मीडियम नंबर 1 है, ये ग्लास जो कि मीडियम नंबर 2 है, और आपने देखा कि ये एक इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही थी और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ये जा रही थी, ये एंगल था I और ये एंगल था R, ये आपने देखा। अब वही काम हम लोग करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर एक प्लेन मिरर ये रख देते हैं,
जब ये रख देंगे तो आप देखिए कि इससे उसी डायरेक्शन में ये जो रे थी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब जाएगी ग्लास से एयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आप लोगों को रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ये मिलेगी। इस केस में अब अगर इस फिगर को आप देखेंगे तो जो ये रे होगी ये होगी इंसिडेंट रे, जो ये रे मिलेगी यहाँ पर ये आपको मिलेगी रिफ्रैक्टेड रे। ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो ये एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, ये हो जाएगी इंसिडेंट रे। और ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप अब इन दोनों केसेस में देखें स्नेल्स लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, एक बार यहाँ देखें एक बार ये देखिए इस वाले फिगर में, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ यहाँ से आप देखिए, तो अगर आप यहाँ से देखें 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम 1 and 2 कितना होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन आई अपॉन साइन आर ये हो जाएगा। जब आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 and 1 इज इक्वल टू कितना होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर है आर, और अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन आई ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। जब ये हो जाएंगी दोनों केसेस में, अब आप लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ये भी सकते हैं क्योंकि ये एयर है ये ग्लास है, तो आप कह सकते हैं ANG इसको, और यहाँ कह सकते हैं GNA, एक ही बात है, इसको लिखेंगे बाद में हम लोग। तो आप देखिए अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर ये हम लोग कर दें तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1 and 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 and 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाइड बाई साइन आर अपॉन साइन आई। तो आप देखेंगे साइन आई कैंसिल, साइन आर कैंसिल, कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन मिल जाएगा। या आप कह सकते हो कि ये क्या था ANG, तो ANG, और ये क्या था GNA, तो मल्टीप्लाइड बाई GNA इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन, इस तरह के रिलेशन आप लोगों को मिलेंगे। तो इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि अगर आप लोगों को 1 and 2 पता है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम पता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम निकाल सकते हैं। कैसे, जब आप यहाँ से देखेंगे आपको निकालना है 2 and 1, तो 2 and 1 कितना होगा, ये होगा 1 अपॉन 1 and 2 ये होगा। ये यहाँ से अगर आपको देखना है GNA निकालना है तो GNA इज इक्वल टू का 1 अपॉन ANG, ये रिलेशन हमारे को मिल जाते हैं। समझ पा रहे होंगे। जैसे आप जानते हैं कि अगर ANG की वैल्यू पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आप जानते हैं कितना होता है 3/2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ये होगा 1/3/2, तो 2/3 इतना हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। केवल ये 2 मीडियम के रिलेशन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर कहीं पर 2 से ज़्यादा मीडियम है तब भी इस तरह का रिलेशन आप लोग फॉर्म कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो समझिए कि जैसे कहीं पर 3 मीडियम है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 3 मीडियम थे, एयर था, ग्लास था, वाटर था। अगर कहीं पर 3 मीडियम है तो इन तीनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो किस तरह से, उनमें क्या रिलेशनशिप होती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। समझिए बहुत ध्यान से। रिलेशन बिटवीन, अगर कहीं पर 3 है 1 2 3 तो क्या होगा, या एयर वाटर एंड ग्लास। आप देखिए एयर सबसे रेयरर है, उससे डेंसर है वाटर, और सबसे ज़्यादा डेंसर है ग्लास। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरह से ले रहे हैं
ये जो सीक्वेंस है वो बना रहे, सबसे पहले सबसे कम डेंसर, फिर उससे ज़्यादा डेंसर, सबसे ज़्यादा डेंसर, इस तरह से ये हम लोगों को करना है। ठीक है ना, समझिए। आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन वन एंड टू, टू एंड थ्री, एंड थ्री एंड वन, और रिलेशन बिटवीन ए एंड डब्लू, डब्लू एंड जी, एंड जी एंड ए। इसमें हमें रिलेशन निकालना है। तो समझिए किस तरह से इसका रिलेशन आप निकाल सकते हैं। आप देखिए कि पहले मीडियम है एयर, फिर मीडियम उससे ज़्यादा जो डेंस है, इसके मुकाबले डेंसर है, यह है वाटर। फिर ऐसा मीडियम जो इससे भी ज़्यादा डेंस है, इसका मतलब ग्लास। और फिर रिपीटिशन कर दीजिए फर्स्ट मीडियम का, यानी कि एयर का। ये है ओके। मान लीजिए कि एयर मीडियम नंबर 1, वाटर मीडियम नंबर 2, ग्लास मीडियम नंबर 3 एंड एयर मीडियम नंबर 1, ये होता है। अब कोई भी लाइट रे, आपके पास एक लाइट रे है और ये इस तरह से आकर उस सरफेस से टकराती है जो एयर और वाटर को सेपरेट कर रही है। तो आप देखेंगे कि इस पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई एयर में। और जब एयर से वाटर में आएगी तो वाटर ज़्यादा डेंसर है एयर के मुकाबले, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी अपने ओरिजिनल पाथ से। जो भी इसका ओरिजिनल पाथ था ना, ये इसका ओरिजिनल पाथ था। ये इसका ओरिजिनल पाथ था, तो इस पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी ये। और जो रिफ्रैक्टेड रे है ये आकर टकराएगी वाटर ग्लास इंटरफेस पर, और इस पर नॉर्मल ये होगा। तो आप देखेंगे कि जब ये एयर से ग्लास में आएगी तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मान लीजिए R1। अब आप देखिए कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको कट कर रही है, तो ये एंगल भी R1 ही होगा ना, ये एंगल भी R1 होगा। और ये एंगल जो R1 होगा ये वाटर ग्लास सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है। अब जब ये जो लाइट रे आई यहाँ पर और टकराई वाटर ग्लास इंटरफेस, तो आप देख रहे हैं ग्लास ज़्यादा डेंसर है वाटर के मुकाबले, तो फिर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल के और करीब आ जाएगी। और इस वक्त ये एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 और इससे कम जो होगा ये एंगल, ये कितना होगा एंगल R2। फिर यहाँ पर ये नॉर्मल होगा, तो ये दो पैरेलल लाइन और ये से कट कर रही है, तो अगर ये एंगल R2 तो आप देखेंगे ये एंगल भी R2 होगा। और जो एंगल R2 होगा ये ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके। अब जब ये एयर में आएगी तो जो एयर में रे थी उसके पैरेलल बाहर निकलेगी, तो जो ये पाथ था इस पाथ के पैरेलल ये बाहर निकलेगी। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो अगर ये एंगल I था तो ये एंगल भी I ही होगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। फिगर समझिए बहुत ध्यान से। अगर आप फिगर समझ गए तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अब आप देखिए कि पहले आप देखेंगे कि 1 और 2 के लिए मीडियम फॉर मीडियम 1 एंड 2 आपने फ्रॉम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। पहले 1 एंड 2 के लिए फॉर
1 n2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2n1, सॉरी यहाँ पर आएगा 1n2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन r1, बिकॉज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो साइन आई, सॉरी यहाँ पर आएगा क्या 1n2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन r1, ये आ जाएगा। फिर आप लेंगे 2 and 3 के लिए, फॉर 2 and 3 जब इनके लेंगे तो क्या आएगा 2 and 3, स्नेल्स लॉ से आप लगा रहे हैं 2 and 3, तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा r1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा r2, तो साइन r1 अपॉन साइन r2 ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे फॉर 3 and 1, फॉर 3 and 1 जब यहाँ पर लगाएंगे तो आप देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस है r2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है I, तो आ जाएगा 3 and 1 इज इक्वल टू साइन r2 अपॉन साइन I, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशंस आपके सामने आ जाएंगे। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखिए क्या रिज़ल्ट मिलेगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हो जाएगा 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1 इज इक्वल टू ये होगा साइन आई अपॉन साइन r1, ये होगा साइन r1 अपॉन साइन r2 मल्टीप्लाइड बाई साइन r2 अपॉन साइन I। तो आप देखेंगे कि साइन I से ये साइन I कैंसिल, साइन r1 कैंसिल, साइन r2 कैंसिल, तो कितना आया 1। तो इसका मतलब ये आया कि 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1 इज इक्वल टू 1, ये निकल के आया। या आप अगर लिखना चाहें इस फॉर्म में AWG की फॉर्म में, तो A and W मल्टीप्लाइड बाई WNG मल्टीप्लाइड बाई GNA इज इक्वल टू 1। तो इस तरह का रिलेशन आपके सामने आता है, ये आता है। अगर आप लोग इस रिलेशन से 2 and 3 निकालना चाहें या WNG निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इम्प्लाइज दैट अगर आपको निकालना है 2 and 3, तो 2 and 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना 1 and 2 इंटू 3 and 1, 1 and 2 इंटू 3 and 1। लेकिन आप जानते हैं कि जो 3 and 1 होता है, क्या निकालना था 2 and 3, ये चीज़ मिडल वाला 2 and 3 इक्वल टू 1 अपॉन 1 and 2 इंटू 3 and 1। तो लेकिन आप जानते हैं कि 3 and 1 इस तरह से 1 अपॉन 1 and 3 होता है, तो हो जाएगा कि 2 and 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 and 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 and 3। तो निकल के आएगा कि 2 and 3 इज इक्वल टू ये पहुँचेगा ऊपर, तो 1 and 3 अपॉन 1 and 2। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है। अगर आप इस तरह से निकालेंगे WNG बिल्कुल ऐसे ही, तो आप कह सकते हो कि WNG इज इक्वल टू होगा, जब आप इन दोनों नीचे ले जाओगे तो जहाँ पर लिखा है GN वो 1 अपॉन ANG होगा, तो ऊपर पहुँच के हो जाएगा ANG, तो ANG और डिवाइड बाई A and W। इस तरह से याद करिएगा तो जल्दी याद होगा कि कहीं पर अगर निकालना होता है WNG, कहीं पर अगर निकालना है WNG, तो जो चीज़ बाद में आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ऊपर
और जो पहले लिखा हुआ है उसका नीचे, सेम मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका रेशियो होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इन सब बातों को जनरलाइज कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए समझिए, अगर जनरलाइज करना चाहते हैं तो कितने भी मीडियम हो आप जनरलाइज कर सकते हैं। जनरल अगर जनरलाइज कर दिया तो इन जनरल, अगर 2 मीडियम है 1 and 2 तो 1 and 2 इस तरह से 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू 1। जैसे कि ये एयर और ये ग्लास, तो क्या हुआ, तो हुआ कि 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू 1, ये कह दिया। या A and G इंटू G and A इज इक्वल टू 1, ये कह दिया। अगर 3 मीडियम है जैसे एयर, वाटर और ग्लास, सबसे कम पहले रेयरर, फिर उससे डेंसर, फिर उस सबसे डेंसर, फिर रिपीटेड मीडियम, ये होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, A and W इंटू W and G इंटू G and A इज इक्वल टू 1। कहीं पर ऐसी 4 मीडियम है इसी तरीके से, तो लिखेंगे कि 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा रेयरर ये है, उससे डेंसर 2, उससे डेंसर 3, उससे डेंसर 4 और फिर रिपीटेड मीडियम 1। तो क्या लिखोगे कि 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 4 इंटू 4 and 1 इज इक्वल टू 1। इस तरह से आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। इन इम्पॉर्टेंट बातों का ख्याल रखेंगे अगर आप लोग, तो आप लोगों को ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो ज़रूर समझ में आएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी रेज़ होती हैं उन पर एरो का जो साइन है वो ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे पता रहे कौन सी रे इंसिडेंट रे है, कौन सी रिफ्रैक्टेड रे है। अगर आप एरो का साइन नहीं लगाएंगे तो वो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।